हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार आप सभी को विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जानेंगे 11th क्लास के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना, जो एनसीईआरटी टॉपिक से ये रिलेटेड है। पूरा फुल्ली एनसीईआरटी को इसमें कवर करेंगे परमाणु संरचना में। इसमें से परमाणुओं के बारे में जानना, परमाणुओं के अंदर अध्ययन किया गया था डाल्टन साहब के द्वारा और थॉमसन, रदरफोर्ड, इन सब के बारे में आगे की ओर जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको जानना है क्योंकि परमाणु में पहला कंसेप्ट, पहला टॉपिक यही आती है। तो आइए आज के टॉपिक को हम समझते हैं। पहले समझेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना को इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु, एटॉमिक का अर्थ होता है एटम, परमाणु, और संरचना स्ट्रक्चर। फिर आगे समझेंगे परमाणु के बारे में। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि परमाणु जो होते हैं किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होते हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण होते हैं। और तत्व जो है एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है। तो उसमें से तत्व शुद्ध पदार्थ में आते हैं। इस शुद्ध पदार्थ में से परमाणु, इसका जो सूक्ष्मतम कण होते हैं यही परमाणु कहलाते हैं। आप लोग ये भी पढ़े होंगे किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। ये किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं। फिर आगे इसमें समझेंगे परमाणुओं का खोज किसने किया था। तो परमाणुओं को खोज किया था डाल्टन साहब ने, जो जॉन डाल्टन इसे कहा गया था। डाल्टन साहब ने परमाणुओं को खोज के दौरान इन्होंने कई सारे बातों को बताए थे जो बाद में काफ़ी यूजफुल रहा। उनमें से कुछ बातों को, इनके बातों को गलत करार दे दिया गया क्योंकि कुछ बात इनका थ्योरी के अनुसार से नहीं आगे बैठ पाया, इसीलिए इनके बातों को गलत करार दे दिया गया, जिस कारण से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जगह पर डाल्टन के परमाणु दोष को पढ़ा जाता है, क्योंकि परमाणुओं का क्या क्या दोष इसने बता दिया जो कि गलत हो गया था। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हम ये जानेंगे कि इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात जो परमाणु होते हैं इनको दो अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। परमाणु के बारे में पहले हम आपको बता दें, ये किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। जैसे कि आप कोई चौक को ले लीजिए, व्हाइट चौक को ले लीजिए, चौक को तोड़िएगा तो छोटे छोटे चूर्ण में वो बदल जाएगी। वो छोटे छोटे चूर्ण एक कण है और उस कण को भी कई सारे भाग करेंगे, 1000 गुना, लाख गुना उसका भाग करेंगे, विभाजित करेंगे, तब जाकर के वो परमाणुओं में वितरित होगी। अब उससे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन साहब ने यही बात बताए थे कि किसी तत्व है तो तत्व का अंतिम रूप से कितना तक हम विभाजन कर सकते हैं कि उससे आगे हम विभाजन नहीं कर पाएंगे। तो डाल्टन साहब ने बताया कि किसी तत्व को, किसी पदार्थ को अंतिम रूप से जो विभाजन हम करेंगे वो परमाणु कहलाएगा, क्योंकि उससे अधिक विभाजन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में ये विभाजन संभव हो पाया थॉमसन साहब के द्वारा, गोल्डस्टीन साहब के द्वारा और चैडविक साहब के द्वारा। इन सब के द्वारा इसको संभव हो पाया, वो बाद में चल के। लेकिन उससे पहले डाल्टन साहब ने बताया कि इनको जो एक कण के रूप में जो आएंगे, एक कण के रूप में आएंगे, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही डाल्टन साहब ने बोले, यानी कि इसके अनुसार से परमाणु अविभाज्य हैं, उनको दो अलग अलग टुकड़ों में या कई टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये डाल्टन साहब ने बोले। फिर बोले किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं, यानी कि कोई तत्व है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा से छोटा कण परमाणु ही कहलाएंगे, उससे छोटा कोई कण नहीं होंगे। ये डाल्टन साहब ने बोले थे। फिर आगे यह और दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और इसने ये भी बताए थे कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, एक परमाणु, दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर लेते हैं, जो कहलाते हैं किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं। ये अणु का निर्माण करते हैं। इसमें दो परमाणु भी आ सकते हैं और दो से अधिक परमाणु भी आ सकते हैं। यही डाल्टन साहब ने बताए थे। फिर तीसरा बात इन्होंने बताए थे कि जब ये अणु का निर्माण करते हैं तो इनमें परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसे जल के H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है। यानी कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व है, इसका परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु जब जल बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का
2 को परमाणु लिया जाता है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया जाता है, इसीलिए 2:1 कहलाता है। इसीलिए 2:1 कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अणु का निर्माण होती है तो परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है। जब भी अणु का निर्माण होती है तो परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है, तब जाकर के अणु का निर्माण होते हैं। यही बात डाल्टन साहब ने बताना चाह रहे थे। फिर आगे इसमें जैसे कि जल का करके दिखा दिया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 लिया गया और ऑक्सीजन का 1 लिया गया। फिर इसने चौथा बात बताए कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो इनके परमाणुओं का द्रव्यमान तथा उनके अणुओं का द्रव्यमान दोनों सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। संरक्षित का मतलब होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि इसमें जल में समझाते हैं। जल में ये बताते हैं कि यदि हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, ये दोनों मिल करके जब H2O का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन को लिया गया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 परमाणु लिया गया। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया गया। तो कहा गया इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान दोनों बराबर होगा। द्रव्यमान ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक भाग लेते हैं उनका द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इनका यही कहना था कि जब परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं तो इन परमाणुओं का द्रव्यमान कुल जोड़ देंगे तो अणुओं के द्रव्यमान के बराबर हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 होते हैं। एक ऑक्सीजन के कितना होते हैं? 16। एक ही ऑक्सीजन लिया गया तो 16×2 18 हो गया। अब इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन का 2, इसलिए 2 परमाणु द्रव्यमान तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, 16×2 18। तो हम कह सकते हैं इसका भी परमाणु द्रव्यमान बराबर आया और इसका भी परमाणु द्रव्यमान बराबर आया। यानी कि अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद भी परमाणु द्रव्यमान बराबर आया। अभिक्रिया से पहले दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ करके बराबर आया, अभिक्रिया के बाद अणुओं का द्रव्यमान जोड़ करके बराबर आया। इतना ही ये बात समझाना चाह रहे थे। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, इसके परमाणुओं का द्रव्यमान तथा अणुओं का द्रव्यमान दोनों संरक्षित होते हैं। मतलब ना तो घटते हैं ना तो बढ़ते हैं, क्योंकि यही परमाणु का द्रव्यमान मिलकर के अणु का द्रव्यमान बना लेता है ना। उसी प्रकार से आगे किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। इन्होंने ये बात भी बताए, 5वां बात बताए कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाते हैं। इस बात को ये बताए थे। फिर नोट में कुछ यहाँ पर समझने को मिलता है कि परमाणु का आकार क्या होता है। हम परमाणु के बारे में इतना सारा इतिहास जानने को जा रहे हैं, जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं परमाणु का संरचना, तो आखिर उसका आकार तो जानने का हक है ना कि आकार क्या होता है। तो परमाणु का आकार बता दें, इसका आकार गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। अब इसके अंदर क्या होता है वो आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। आगे के क्लास में हम इसको जानेंगे कि इसका आकार होता है तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, ये सब किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, सब बताएंगे कि इन सब का आकार कैसा होता है, सब बताया जाएगा आगे की क्लास में। फिलहाल अभी इतना समझना है कि परमाणु का आकार क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। गोलीय मतलब समझते हैं? वृत्त के जैसा गोल नहीं, गोला के जैसा गोल, गोला, स्फीयर के जैसा गोल होते हैं। इसकी त्रिज्या का बात किया जाए तो 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु का त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। यही 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम के बराबर होते हैं। एक एंगस्ट्रम के बराबर होते हैं, एंगस्ट्रम इसको कहा जाता है। यही 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम के बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं परमाणु का त्रिज्या 1 एंगस्ट्रम होती है। बोलिए, परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रम होती है। क्या इसको हम बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। फिर आगे परमाणु, अब पूछा जाएगा कि परमाणु के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं तो इसका परिभाषा हम क्या जाने, इसका आखिर क्या है परमाणु। कोई पूछेगा तो हम कैसे बता पाएंगे परमाणु क्या है? तो आप सीधा बताइएगा कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, क्योंकि ये यौगिक का सूक्ष्मतम कण नहीं है, ये तो तत्व का ही सूक्ष्मतम कण है, ये यौगिक का नहीं है। तो बोलेंगे किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो किसमें भाग ले? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वो क्या कहलाते हैं? और ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जा सकते हैं। यानी कि जब भी परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये
स्वतंत्र रूप से फ्री नहीं पाए जा सकते हैं, ये बंधक के रूप में अपने तत्वों के पास सीमित रूप में पाए जा सकते हैं। क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे तो किसी से भी अभिक्रिया कर लेंगे, क्योंकि ये परमाणु किसी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अणु नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जा सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे भी बोल दीजिएगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक ये जाने कि परमाणु क्या है, फिर परमाणु का जो सिद्धांत डाल्टन साहब ने दिए, ये क्या सिद्धांत दिए थे, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपके एग्जाम 11th में भी पूछी जाती है और ये 12th में भी पूछी जाती है। तो इसीलिए आप इसको समझ के चलिएगा और याद भी कीजिएगा, हो सके तो याद भी कीजिएगा। यदि आप इसको लिखना है, आपको इसको लिखना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। परमाणु संरचना में ये देखेंगे कि इसमें से परमाणुओं का संरचना किस प्रकार से आई, आखिर परमाणुओं के अंदर जो अलग अलग प्रकार के मौलिक कण निकले वो कौन कौन से कण निकले थे, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि बहुत सारे आधुनिक प्रयोग, यानी कि बहुत सारे आधुनिक में प्रयोग किया गया, इसके बाद इसके पश्चात परमाणु के अंदर कई प्रकार के कणों का पता लगाया गया, यानी कि कई प्रकार के आधुनिक प्रयोग किया गया, तब परमाणु के अंदर कई प्रकार के कणों का पता लगाया गया, जिसमें से 3 कण महत्वपूर्ण थे। हम कह सकते हैं कि बाद में पता लगाया गया कि परमाणु तो एक कण का नहीं बना हुआ है। डाल्टन साहब ने बोले कि किसी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु है, लेकिन परमाणु के अंदर भी पता लगाया गया कि ये भी कई प्रकार के कण के बने हुए हैं, ये भी परमाणु कई प्रकार के कणों के बने हुए हैं, जिसमें से 3 कण महत्वपूर्ण है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बाद में पता लगाया गया, बाद में पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 कणों से परमाणु बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है। इसके बारे में ये पता लगा कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक जूलियस प्लंकर ने यह बताया कि विसर्ग नली में किसी गैस के बहुत कम दबाव पर, विसर्ग नली यानी कि यही विसर्ग नली है, ये क्या है, विसर्ग नली है। विसर्ग नली में जब वायु दाब घट गया, वायु दाब को घटा लिया गया, वायु दाब पूरे कम पड़ गया, तो वायु दाब कम करके लगभग में 0.00001 पास्कल कर दिया गया, इतना वायु दाब इसके अंदर कर दिया गया। तब अब बैटरी से जोड़ा, सेल से जोड़ा, तो पता चला कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद इससे कैथोड से एक अलग से एक प्रकार के किरणें निकलने लगती है। ये कैथोड क्या है, एनोड क्या है, पहले इसके बारे में तो थोड़ा सा समझ जाते हैं। आपको बता दें कि ये विसर्ग नली है। विसर्ग नली में ये एक मोटी रड है, एक पतली रड है। ये मोटी रड को कैथोड कहते हैं, पतली रड को एनोड कहते हैं। ये तांबे की बनी हुई रड है, ये भी तांबे की बनी हुई रड है, दोनों तांबे की बनी हुई रड है, एक मोटी और एक पतली है। तो पता चला कि कैथोड से एक अदृश्य किरणें निकलती है जो एनोड की तरफ जाती हुई है। वो कब, जब इसके अंदर वायु दाब 0.00001 पास्कल कर दिया गया, काफ़ी कम वायु दाब कर दिया गया, तब इससे कैथोड किरणें निकलती है, इससे कैथोड किरणें निकलती है। ये कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती के गुणों के बारे में भी अभी जानेंगे। देखेंगे कि यही यहाँ पर बोला, गैस में वायु दाब घट गया तो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती है, यानी कि जो अदृश्य, जिसके बारे में आज तक कभी नहीं देखा गया, जिसके बारे में पता नहीं किया गया था, उससे वो अदृश्य किरणें निकलती है और ये किरणें निकल करके एनोड की ओर गति करती है, एनोड की ओर जाती है। इन अदृश्य किरणों को ही कैथोड किरणें कहा जाता है, इन्हीं अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है, फिर इसके बारे में ये पता चला कि ये कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैसे, तो हम बताते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तो इसके बीच में किसी एक अपारदर्शक वस्तु को रख दिया गया। यहाँ पर कोई एक अपारदर्शक वस्तु को रखा तो पता चला कि इस वस्तु का स्पष्ट छाया एनोड पर बनी। तो हम कह सकते हैं ये किरण सीधी रेखा में थी, तभी ना इसकी छाया एनोड पर बनती है। आप भी समझते होंगे इसको कि जब किसी बीच में किसी वस्तु को रख दें, उस वस्तु की छाया जिधर से प्रकाश आ रहा था, जिस ओर से प्रकाश आ रहा था, उसके विपरीत बने तो पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि
इससे यह पता चला कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। और दूसरा गुण इसमें यह पता लगाया गया कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होते हैं। वो कैसे? तो बता दें कि इन दोनों के बीच में दो प्लेट को रखा गया, एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर। एक प्लेट रखा गया धन ध्रुव वाला प्लेट, एक प्लेट रखा गया ऋण ध्रुव वाला प्लेट, यानी कि ऋण वाला। तो पता चला कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन ना करके वो धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। तो धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और वो सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाती है। तो पता चलता है कि कैथोड किरणें धन ध्रुव की ओर मुड़ी है, तो अर्थात माइनस वाला था तब ना धन ध्रुव की ओर मुड़ी, अर्थात माइनस वाला यानी कि ऋण वाला था तभी ना धन की तरफ गई है। क्योंकि ऋण और धन दोनों एक दूसरे में अट्रैक्टिव करती है, दोनों एक दूसरे में आकर्षित करती है, और दोनों जब सेम रहेगा तो विकर्षित करेगी। क्या करेगी? विकर्षित करेगी। तो इससे यही पता चलता है कि ये ऋण आवेशित कणों की बनी हुई है, अब हम ये कैसे जान ले? मान ले ये तो किरण है ना, ये रे है, किरण है, तो किरण कणों की बनी हुई है, ये हम कैसे मान ले? तो ये हम बताते हैं, इसके बीच में कोई हल्का चक्र को रख दिया गया, चक्र जैसे पंखी के जैसा हल्का चक्र को रख दिया गया। तो पता चला कि कैथोड किरणें के साथ साथ उस चक्र भी घूमने लग गया। कैथोड किरणें आगे तो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन चक्र घूमने लग गया। ऐसा तभी संभव है जैसे कि यदि हवा उधर से आती है, इधर पवन चक्की है, तो हवा पवन चक्की को घुमा देती है। तो हम कह सकते हैं हवा कणों की बनी हुई है, और जब हवा कणों की बनी हुई है तो वही कण आकर के पवन चक्की से टकराई, तब जाके पवन चक्की घूमने लगी। तो इससे ही पता चलता है कि हवा कणों की बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जब इस किरण से, यहाँ से तो हवा को बाहर निकाल दिया गया, हवा इससे बाहर निकाल दिया गया, तो हवा तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन इससे जो प्रकाश जो जा रहा था, इस प्रकाश के चलते ये घूम रही थी। तो हम कह सकते हैं ये प्रकाश भी कणों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कणों की बनी हुई है, जिसके कोई द्रव्यमान होगी। और ये निकली किससे? ये निकली तो एक तत्व से ही ना। ये तत्व क्या है? तांबा की है। किसकी बनी हुई है? तांबा का। ये निकली भी तो उसी से है, तो तत्व से ही निकली। हम जानते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। आखिर परमाणु के अलावा और क्या बन गया? जो कि इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। इसमें यही पता चला कि जो इससे जो निकला रे किरण, वो किरण कणों की बनी हुई है, वही कण इलेक्ट्रॉन है। वही कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो सीधी एनोड की तरफ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पता चल गया, लेकिन उसे कैथोड किरण ही कहा गया और कैथोड कण ही कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाम अभी भी नहीं पड़ा। बाद में इस इलेक्ट्रॉन को नाम को देने के लिए आए जे थॉमसन साहब। कौन आए? जे थॉमसन साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की पूरे विस्तार से डिटेल निकाले, पूरा विस्तार से डिटेल बताया कि इसका आवेश क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि कितना भार इसका होगा, हाइड्रोजन के सापेक्ष भार इसका कितना होगा, सारा कुछ इस डिटेल निकाले थॉमसन साहब ने। लेकिन उससे पहले कौन बताए थे? जूलियस प्लंकर ने बताए थे कि कैथोड किरण है और कैथोड कण है। लेकिन कैथोड किरण ये कैथोड कणों का बना हुआ है, इससे ये पता चला। तो अब देखेंगे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। इसमें देखेंगे कि ये किरण सीधी रेखा में गमन करती है, जो अभी बताएं कि ये किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। फिर आगे ये किरण कणों की बनी होती है, क्योंकि अभी बताएं ये किरण कणों की क्यों बनी होती है? क्योंकि हल्का चक्र को रखते हैं, तो ये चक्र क्या होने लगते हैं? चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो ये पता चलता है कि ये कणों की बनी होती है। और ये किरण विद्युत चुंबकीय ध्रुव में धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। यदि ये कैथोड किरण में देखे तो ये धन ध्रुव की तरफ क्या हो जाती थी? इधर से जाने के बाद इधर मुड़ जाती थी। तो पता चलता था कि ये ऋण की बनी हुई है, तभी ना धन की तरफ मुड़ी है। तो ये धन ध्रुव की तरफ ये किरण मुड़ जाती थी, विक्षेपित हो जाती थी। अतः ये ऋण आवेशित कणों के बने होते हैं। कैथोड किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है। यही कैथोड किरणें हैं जो एक्स किरण का निर्माण करती है, एक्स किरण उत्पन्न करती है। फिर आगे कैथोड किरणें एक्स किरण उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज और उसकी विशेषताएं। अब कैथोड किरणें से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। जब भी आपसे कोई पूछेंगे तो आप सीधा जवाब दीजिएगा कैथोड किरणें से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। तो इसमें से कैथोड कणों से ही इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज और इनकी विशेषताएं, इनकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने, किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, क्योंकि यही तो था, कैथोड कण ही तो था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धन ध्रुव की तरफ मुड़ती थी और पता चला कि ये कण ही है, ऋण ध्रुव की बनी हुई है। तो कैथोड की इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, जिसका आवेश लगभग में इतना होता है, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम।
वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है तथा इसका इकाई आवेश -1 होता है। कैथोड किरणें का इकाई आवेश -1 होता है। इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम होता है, जो लगभग शून्य होता है, जो लगभग शून्य होता है। इसके द्रव्यमान के हाइड्रोजन, इसका जो द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण है, इसका जो द्रव्यमान, इसका जो भार होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु के भार का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग है। 1/1840वां भाग है, यानी कि 1/1840 भाग होता है। इसकी त्रिज्या लगभग 2.8 गुना 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसकी त्रिज्या 2.8 गुना 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। ये सब जो डाटा है आप लोग याद रखिएगा, ये सब डाटा 12th में भी पूछा जाएगा। वहाँ भी पूछती है इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है, प्रोटॉन पर कितनी आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितनी होती है। तो आपको याद रखना चाहिए लगभग में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता है, लगभग में शून्य होता है। आप ही बताइए कितना छोटा ये है। 9.1 गुना 10⁻28, 10⁻28 का मतलब हुआ, 10⁻28 का अर्थ हुआ कि 0.00000 या 28 जीरो जाएगा। 28 जीरो जाने के बाद लास्ट में लिखाएगा 91, लास्ट में लिखाएगा 91, 28 जीरो। तो बताइए लगभग में जीरो के ही बराबर होते हैं। तो यही बोला गया कि इसका द्रव्यमान लगभग शून्य होते हैं, जो कि मात्रा में दिया जाए तो 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम, और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। आप इसको याद रख लीजिएगा। इसकी त्रिज्या लगभग 2.8 गुना 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। आप परमाणु का त्रिज्या याद कीजिए, परमाणु का त्रिज्या अभी बताए हैं कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, जो कि एंगस्ट्रम के बराबर है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर। तो 10⁻−10 का अर्थ होता है कि 0.00010 जीरो तक जाएंगे, फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। लेकिन इसमें 0.00013 जीरो तक जाएंगे, फिर लास्ट में 28 लिखना पड़ेगा। यानी कि ये काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी छोटा है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो भार ही बहुत कम है, इसका भार भी इसका कम है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये पूरा कैथोड का हो गया गुण, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। अभी तक हम ये डिस्कस किए, अभी तक हम ये जाने कि इलेक्ट्रॉन को खोज का प्रक्रिया क्या रहा। इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ विसर्ग नली के द्वारा हुआ, विसर्ग नली में दाब कम किया गया, तब जाके इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ। वो भी कैसे, उसके पहले कैथोड किरणें का खोज हुआ, उसके पश्चात हम इलेक्ट्रॉन को खोज कर जाने। इसके लिए लास्ट में कौन खोज किए थे, जे थॉम्सन ने। इसके बाद जानेंगे प्रोटॉनों की खोज, फिर जानेंगे न्यूट्रॉनों की खोज। लगातार इसी बेसिस पर हम इस क्लास को रेगुलर करते रहेंगे। प्रोटॉनों की खोज में हम ये समझेंगे कि डिस्कवरी और प्रोटॉन, इसमें ये समझेंगे कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने बताया कि विसर्ग नली में जब सछिद्र कैथोड, यानी कि कैथोड को जब छिद्रित कर दिया जाता है, कैथोड को जब छिद्रित कर दिया जाता है तो एनोड से एक नई प्रकार की किरण निकलने लगती है, जिसे हम केनाल किरण के नाम से जानते हैं। केनाल किरण के नाम से जानते हैं। ये केनाल किरण कैथोड के छिद्रों से होकर बाहर निकलती है, कैथोड के छिद्रों से होकर बाहर निकलती है ये केनाल किरण, और यह केनाल किरण कैथोड के छिद्रों से होकर बाहर निकलती है। और कैथोड से भी किरण निकलती है, कैथोड से भी किरण निकलती है, जिसे हम कहते हैं कैथोड किरण कहते हैं, इसको कैथोड किरण कहते हैं। और कैथोड किरण के बारे में हम अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, अभी जस्ट इसके बारे में जाने कि कैथोड किरण निकलने के लिए ये कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन है, ये कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कैथोड कणों से ये बनी हुई है और कैथोड कण ही इलेक्ट्रॉन है, ये हम जाने। और कैथोड को छिद्रित करने के बाद इससे बाहर केनाल किरणें निकलती है, इससे यही पता चलता है। अब इसमें से कैथोड को छिद्र करने के बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो एनोड से एक नई प्रकार की किरण निकलती है, जिसे हम केनाल किरण के नाम से जानते हैं। इस प्रयोग में इन्होंने बताए थे, गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग में बताए थे कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। जब विसर्ग नली में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो एनोड से अदृश्य किरणें निकलने लगती है, ही एनोड से अदृश्य किरणें निकलने लगती है, जो कैथोड की छिद्रों से होकर आगे की ओर जाती है, कैथोड की छिद्रों से होकर आगे की ओर जाती है। यही इन किरणों को एनोड किरणें या केनाल किरणें के नाम से जाना गया। इन किरणों को कैथोड किरणें या केनाल किरणें कहा गया। यही हम इसके बारे में जाने। और कैथोड किरणें के बारे में उससे पहले जाने कि ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन कणों की बनी हुई है। लेकिन केनाल किरणें के बारे में जानेंगे कि ये किरणें भी
कणों की बनी हुई है, और वो कौन कौन क्या है, वो कण प्रोटॉन है, वो कण क्या है, प्रोटॉन है। इतना हम इसके बारे में जाने। फिर आगे हम इसमें ये जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज करता तो गोल्डस्टीन ने है, लेकिन क्या रियल में प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन है, तो नहीं, प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन नहीं है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने किए थे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। उन्होंने ही बताए थे गोल्डस्टीन के बाद कि प्रोटॉन एक सूक्ष्म कण है जो कि ये कणों की बनी हुई है। जैसे कैथोड किरणें कणों की बनी हुई है, वैसे ही केनाल किरणें भी कणों की बनी हुई है। गोल्डस्टीन ने इस बात को नहीं बताया, इस बात को कौन बताए, रदरफोर्ड ने बताया। आप लोगों को कई किताबों में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन नहीं, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन नहीं है, इसकी खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है। गोल्डस्टीन ने तो केवल केनाल किरणें की खोज किया था, गोल्डस्टीन ने केवल केनाल किरणें की खोज किया था, और केनाल किरणें के बाद अपग्रेड होकर बाद में चल के एनोड किरणें, यानी कि कह सकते हैं तो प्रोटॉन की खोज हुई, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने किए थे। फिर आगे चल के थॉमसन ने इसके बारे में, थॉमसन ने इन किरणों के बारे में बताया कि ये किरणें जो है धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं। थॉमसन ने इस बात को बताया धन आवेशित होते हैं, क्योंकि इसके दोनों तरफ जब प्लेट को रखा गया, एक धन ध्रुव वाले प्लेट को रखा गया और एक ऋण ध्रुव वाले प्लेट को रखा गया, तो ये किरणें ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ गई, अतः इससे ये पता चलता है कि ये किरणें धन आवेशित है। केनाल किरणें के बारे में जानेंगे तो इसमें ये जानेंगे कि केनाल किरणें जो है एनोड से ही निकली हुई है। तो आपको ये पता होगा कि कैथोड में जब सच्छिद्र कैथोड का प्रयोग किया गया था, कैथोड में जब छिद्र किया गया था, तो एनोड से कई प्रकार के किरणें निकलने लगती थी। यही किरणें एनोड किरणें या केनाल किरणें के नाम से जाना गया। ये किरणें भी कणों की बनी हुई है। जिस प्रकार कैथोड किरणें कणों की बनी हुई है, उसी प्रकार से ये केनाल किरणें भी कणों की बनी हुई है। इसमें ये पता चला। तो केनाल किरणें के गुण में कि केनाल किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है, कैथोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि एनोड से निकल करके कैथोड की ओर गमन करती है। इसमें ही पता चला। फिर आगे केनाल किरणें का वेग कैथोड किरणें के वेग से कम होती है। इस किरणें का वेग जो होती है, केनाल किरणें का वेग जो होती है, कैथोड किरणें के वेग से कम होती है। कैथोड किरणें का वेग ज़्यादा होती है, अधिक होती है। जो कैथोड से निकलती है किरण, उसको कहते हैं कैथोड किरणें, उसका वेग अधिक होती है, और केनाल किरणें का वेग कम होती है, वेग कम होती है कैथोड किरणें की अपेक्षा। फिर केनाल किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये किरण धन आवेशित कणों की बनी हुई है। तो केनाल किरणें के बारे में ये बताएं कि ये धन आवेशित कण है। क्यों? क्योंकि जब केनाल किरणें जब बाहर आती है तो इससे पता चलता है कि ये विद्युत क्षेत्र में जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, उसमें ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। और जब ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है तो इससे ही पता चलता है कि ये धन की बनी होगी, तभी ये ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ गई है। फिर ये किरणें ठोस को आयनित कर देती है। केनाल किरणें जो है ये ठोस को क्या कर देती है? आयनित कर देती है। यानी कि जब केनाल किरणें आगे निकलती है तो किसी ठोस को रखते हैं तो इसको आयनित कर देती है, यानी कि आयन उसमें आ जाता है, ठोस में आयन आ जाता है ये किरण से, क्योंकि ये प्लस वाला है, धन किरण है। अब प्लस वाला धन किरण है तो धन किरण रहने के कारण ये ठोस को आयनित कर देते हैं। किसी भी ठोस पर जाती है तो उसमें ऋण उत्पन्न कर देता है, आयन उत्पन्न कर देता है, तो धन ही ऋण को उत्पन्न कर सकता है। ये आपको पता चला होगा। फिर आगे इसमें ये पता चलेगा कि प्रोटॉन यानी कि केनाल कणों की बनी हुई है, केनाल कणों की बनी हुई है। बाद में चलकर इन कणों को अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन नाम दिया। केनाल कणों को बाद में चलकर के इनके बारे में विशेष अध्ययन किए और पता लगाए कि केनाल किरणें जो होते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के कितने आवेश आएंगे, इसके द्रव्यमान क्या आएंगे, ये सब पता लगाकर इन्होंने सीधा इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। केनाल कणों का नाम प्रोटॉन रख दिया, किरण का नाम नहीं। केनाल कणों से बने हुए हैं, लेकिन केनाल कणों का नाम सीधा प्रोटॉन रख दिया गया। प्रोटॉन के बारे में जानेंगे, प्रोटॉन की विशेषताएं। प्रोटॉन परमाणु का धन आवेशित कण है, बिल्कुल वही बात है, क्योंकि केनाल कण जो कि कैसा है? धन आवेशित कण है। कैसा है केनाल कण? धन आवेशित कण है। ये धन आवेशित कण है, इसीलिए प्रोटॉन भी क्या है? धन आवेशित कण है, जिसका आवेश 1.6
प्लस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है और इसका इकाई आवेश +1 होता है। केनाल कणों का इकाई आवेश +1 होता है। फिर इसका द्रव्यमान 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। इसका द्रव्यमान 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। फिर इसकी त्रिज्या का बात करें तो इसकी त्रिज्या 10⁻⁻13 होती है। इसकी त्रिज्या 10⁻⁻13 होती है। आप याद कीजिए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। आप बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। अभी तुरंत बताए हैं परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10 का पावर कितनी होती है, 10 का पावर -10 मीटर होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम होती है, 1 एंगस्ट्रम होती है। लेकिन उसी प्रकार से इसका जो परमाणु इसका जो त्रिज्या है, प्रोटॉन की त्रिज्या है, लगभग कितना होती है, 10 का पावर -13 सेंटीमीटर होती है। तो केनाल कणों के बारे में आपको बता दें कि केनाल कणों को सर्वप्रथम इसके केनाल किरणों को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन साहब ने देखे थे। गोल्डस्टीन साहब ने केनाल किरणों को देखे थे और बाद में चलकर रदरफोर्ड साहब ने इन्हीं केनाल कणों को प्रोटॉन नाम दिया। रदरफोर्ड साहब ने इन्हीं केनाल कणों को प्रोटॉन नाम दिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड साहब है, गोल्डस्टीन साहब नहीं है, रदरफोर्ड साहब है, जिन्होंने 1920 में प्रोटॉन की खोज किए थे। 1920 में प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड साहब ने। फिर बाद में चलकर ये केनाल कण जो होते हैं ये धन आवेशित होते हैं, क्योंकि ये ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती थी। याद कीजिए, केनाल किरण जो है ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती थी, तो ये धन आवेशित कण है। तो केनाल कण जो है धन आवेशित कण है। इसको किसने दिए, इसको थॉमसन साहब ने बताए। जे थॉमसन साहब ने बताए केनाल कण जो है धन आवेशित कण है, ये जे थॉमसन साहब ने बताया। जे थॉमसन इससे पहले ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किए, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा डाटा निकाले थे जे थॉमसन ने। लेकिन केनाल किरणें भी धन आवेशित कण है, ये बात को भी जे थॉमसन ने बताए। तो आप इन तीनों को ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड साहब है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब है, और केनाल किरणें की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, और केनाल किरणें धन आवेशित कणों की बनी हुई है, इसकी खोजकर्ता जे थॉमसन है। इस चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिएगा। फिर इतना आपको पता चल गया। फिर इसके बाद हम चलेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। आपको इतना तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इन दोनों की खोज कैसे हुई। इसके बाद हम जानेंगे न्यूट्रॉनों की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे तो इसमें जानेंगे कि सर्वप्रथम इसकी खोज चैडविक ने किए थे 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम चैडविक ने किए थे 1932 ईस्वी में। इसमें यह जानना है कि एक बेरिलियम तत्व लिया गया, इसमें एक बेरिलियम तत्व लिया गया। बेरिलियम तत्व जो कि है ये शुद्ध पदार्थ है, ये बेरिलियम से बनी हुई है, बेरिलियम से बनी हुई है। इसके बारे में बता दें, ये एक रेडियो सक्रियता तत्व भी है, रेडियो सक्रियता तत्व है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ एनर्जी अपने आप इमिट होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, ये वैसे तत्व हैं। फिर इसमें ये पता लगाया गया कि इसका एक पत्थर बना लिया गया, बेरिलियम तत्व का एक पत्थर बना लिया गया और ऊपर से एक कण को प्रहार कराया गया, इस पर हमला करवाया गया कण से। वो कण क्या था, अल्फा कण। कौन सा कण था, ये अल्फा कण से इस पर प्रहार कराया गया। तो ये पता चला कि इससे अदृश्य कई प्रकार के किरण निकलने लग गई है। ये किरण कोई और नहीं थी, यही किरण न्यूट्रॉन थी। यही किरण क्या थी, न्यूट्रॉन थी। इसी के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज को सर्वप्रथम चैडविक ने बताए थे 1932 ईस्वी में कि बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों से सबसे पहले प्रहार कराया, जिसके फलस्वरूप इस तत्वों से एक नई किरण निकलने लग गई, जो एक प्रकार के उदासीन कण था, जो कि क्या था, उदासीन कण था। ये कण किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता था। ये कण अपने आप में उदासीन था, ना तो इस पर प्लस आवेश था, ना तो इस पर माइनस आवेश था।
ना तो इस पर धनात्मक था ना तो ऋणात्मक आवेश था, इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर आवेश 0 था। ये उदासीन कण था, ये उदासीन कणों से मिलकर बने हुए हैं। उदासीन का अर्थ होता है ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये केवल अपने आप को इमिट करते रहेंगे, निकलते रहेंगे, यही पता चला। फिर आगे तो कुल मिला के कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज रेडियो सक्रियता से हुआ। कुल मिला के कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज रेडियो सक्रियता से हुआ, जिस कारण इन कणों का नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का अर्थ ही होता है कि न्यूट्रॉन यानी कि कोई इस पर आवेश ना हो। न्यूट्रॉन का मतलब कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बेरिलियम पत्थर है, बेरिलियम पत्थर पर हीलियम से निकलती है अल्फा कण। क्या निकलती है? अल्फा कण। अल्फा कण ही है जो हीलियम है, अल्फा कण ही है हीलियम है, क्योंकि हीलियम ही अल्फा कण एक प्रकार के है। तो हीलियम का नाभिक को ही हम अल्फा कण के नाम से जानते हैं। आप रेडियो सक्रियता को पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा हीलियम को ही अल्फा कण कहते हैं और हाइड्रोजन को ही हम कहते हैं बीटा कण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा कण कहते हैं और गामा कण इन दोनों में से नहीं आती है। तो हम इतना आप लोग वहाँ पर पढ़िएगा रेडियो सक्रियता में। तो हम बता दें हीलियम जो है ये खुद अल्फा कण है, इसी से प्रहार कराया बेरिलियम पर। तो बेरिलियम पर प्रहार कराने के बाद क्या होती है कि इसमें चेंज हो जाती है, चेंज आ जाती है। क्या चेंज आती है? तत्व में चेंज आ जाती है, बन जाती है कार्बन बन जाती है। बनने का रीजन है क्योंकि अल्फा कणों से प्रहार कराने के बाद कुल न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, सारा न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, कुछ न्यूट्रॉन इसके अंदर बच के रहा, जिस कारण से बन गया कार्बन तत्व। क्या बन गया? कार्बन तत्व। फिर आगे इसमें न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं। आप कितना न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? इसमें 5 भी दे सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, यहाँ पर 20 भी बैठा सकते हैं। जितना न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना यहाँ पर बैठाएंगे। माना कि 10 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, 10 बैठाएंगे, 10 न्यूट्रॉन ये बाहर निकल रहे हैं, बाकी कार्बन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉनों की खोज हुआ। खोज किसने किए थे? चैडविक साहब ने। किसने खोजे थे? चैडविक साहब ने। आप इसको ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक साहब ने, इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, फिर प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड साहब ने, फिर तीसरा न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक साहब ने। न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक साहब ने 1932 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन की विशेषता यानी न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में जानेंगे तो न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार की धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। इस पर किसी प्रकार की धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। अभी क्या बोले? आवेश नहीं होता है, इस पर आवेश 0 होते हैं, किसी प्रकार के आवेश नहीं होता है। अतः यह एक आवेशहीन कण है। कह सकते हैं कि यह एक आवेशहीन कण है, इस पर किसी प्रकार के कोई आवेश नहीं होते हैं। फिर यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, पहले इसके द्रव्यमान के बारे में बात कर जाते हैं कि इसके वास्तविक द्रव्यमान क्या होते हैं। तो आप पूछिएगा न्यूट्रॉन के वास्तविक द्रव्यमान क्या होते हैं, तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से भारी होते हैं। न्यूट्रॉन एक भारी कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से भारी होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग 1.67493 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है। फिर यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी भारी होते हैं। तो सोचिए कितना गुना है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1840 गुना है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1840 गुना है। ये सब डाटा चैडविक साहब ने ही दिए थे। ये सब जो है इसके बारे में सारा डिटेल निकाले चैडविक साहब ने ही, जिस कारण से न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक साहब को ही कहा गया। लेकिन प्रोटॉन के 3 खोजकर्ता यहाँ पर बन जाते हैं। आपको पता होगा, अभी तुरंत बताएं, प्रोटॉन के 3 खोजकर्ता बन जाते हैं, जो कि पहला कौन हो गए? पहला हो गया गोल्डस्टीन, केनाल किरण की खोज। दूसरा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड बन गए। तीसरा कण क्या बन गया? ये धन आवेशित कण है तो जे थॉमसन साहब बन गए। इसमें 3 आ जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से रदरफोर्ड को माना जाता है, इस कारण से रदरफोर्ड यहाँ पर बताएं। फिर आगे देखिएगा, यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1840 गुना होता है ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा कि पूरे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण क्या है? तो सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हल्के कण, उसमें से सबसे हल्के कण क्या है? तो सबसे हल्के कण इलेक्ट्रॉन है। उससे भारी प्रोटॉन, उससे भारी न्यूट्रॉन। आप इसको ध्यान से रखिएगा। फिर न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होती है? इसका सापेक्ष द्रव्यमान 1.0086 AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होते हैं? 1.00
86 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान किसके सापेक्ष? तो हाइड्रोजन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो हाइड्रोजन के सापेक्ष। हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होते हैं? आप जल्दी कमेंट करके यहाँ पर बताइए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होते हैं 1.008 AMU 1.008 AMU हाइड्रोजन का द्रव्यमान होते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाते हैं? 1.0086 सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन के सापेक्ष होते हैं। फिर यह एक भारी कण है। अभी बताएं न्यूट्रॉन क्या है? एक प्रकार का भारी कण है। क्या ये किसी से अभिक्रिया करती है? तो नहीं करती है, ये कभी नहीं करेगी। इस पर कोई आवेश ही नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। तो आपको पता है कि अभिक्रिया के दौरान जब प्लस वाला आवेश और माइनस वाला आवेश जब दोनों आती है तब जाकर के अभिक्रिया किसी से करती है। जैसे आप ही देख लीजिए जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस वाला था, ऑक्सीजन माइनस वाला था, दोनों मिल करके अभिक्रिया किया तब जाके जल का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूट्रॉन में भी यही हाल होंगे। न्यूट्रॉन में कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप में इमिट करते रहेंगे। चलिए आपको न्यूट्रॉन दिखाते हैं, आपको साक्षात न्यूट्रॉन दिखाते हैं। आप देखे हैं कभी कभी वैसा पहले घड़ी आती थी वैसा जो रात्रि में भी अपने आप चमकती थी, उसमें कोई लाइट नहीं जलता था। अब तो लाइट वाला सिस्टम आ गया, अब अलग प्रकार के सिस्टम आ गया, लेकिन पहले वाले घड़ी में लाइट जो आती थी उसमें नहीं चमकता था। तो आप सोचिए उसके साइड में जो लगा हुआ है ना, वही है रेडियम धातु लगा हुआ है। वो रेडियम धातु से अपने आप जो इमिट कर रहे हैं, लाइट निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वही लाइट एक प्रकार से न्यूट्रॉन की बनी हुई है। लाइट किसकी बनी हुई है? न्यूट्रॉन की बनी हुई है। और ये एक प्रकार के भारी कण है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बड़े बड़े विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर कहें तो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम, ये सब में हम इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रॉनों को। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का इस्तेमाल हाइड्रोजन बम में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारी भारी तत्व जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ये सब जो सारे जो भारी भारी तत्व आएंगे ये सभी न्यूट्रॉन से ही मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रॉन है। इस सब का इस्तेमाल भी होते हैं आगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। आप लोग इतना तक समझ सकते हैं। तो आप लोग आई होप उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अच्छी तरह से खोज को आप समझ गए होंगे, इसके गुणों को समझ गए होंगे, ये क्या है, इसके बारे में कौन क्या बताए, ये सब पता चल गया होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये तीनों परमाणु के अंदर जो व्यवस्थित रहते हैं वो कैसे व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार परमाणु के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, ये सब का लोकेशन वगैरह अगली क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके लोकेशन को लेकर काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, अपना अपना विचार यहाँ पर रखें और किन्हीं के विचारों को आगे लिया गया और उनको अप्लाई किया गया तो उनके विचार सही माना गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसको ले लें। आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को तक भी पहुँचाएं ताकि ये सब वीडियो उसका भी फायदा हो पाए, ये सब वीडियो को अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।